अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 और उसके पहले लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। पहले वो थोड़ा सा डिस्कस कर रहा है डिफरेंट एलिमेंट्स लुक डिफरेंट, के मुख्तलिफ एलिमेंट्स मुख्तलिफ क्यों दिखते हैं। कहता है एलिमेंट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर, अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट एज सॉलिड्स एंड वेरी फ्यू आर प्रेजेंट एज लिक्विड्स वाइल द रेस्ट एग्जिस्ट एज गैसेस। कहता है जो ज़्यादातर एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, चंद एक ऐसे हैं जो कि लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और बाकी जो है वो गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स आर हाउ एवर मेड अप ऑफ एटम्स। कहता ये सब के सब एलिमेंट्स एटम्स के बने हुए हैं। हैव यू एवर थॉट वाई दीज एलिमेंट्स आर सो डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर। कहता अगर ये सारे के सारे एलिमेंट बने एटम्स के हैं तो इनमें फ़र्क क्यों है। सल्फर लुक्स डिफरेंट फ्रॉम गोल्ड विच इन टर्न इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ब्रोमीन। कहता है कि जो सल्फ़र है वो गोल्ड से मुख्तलिफ दिखता है और जो गोल्ड है वो ब्रोमीन से मुख्तलिफ दिखता है। अगर आप नीचे डायग्राम में देखें तो तीनों एलिमेंट सल्फ़र, गोल्ड, ब्रोमीन, वाटर, ये तीनों एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। सिमिलरली आयरन इज़ अ हैवी मेटल वाइल एलुमिनियम एंड जिंक आर लाइट मेटल्स। इसी तरह जो आयरन है उसमें भी फ़र्क है। आयरन जो है वो एक हैवी मेटल है जबकि एलुमिनियम और जिंक जो है वो लाइट मेटल्स हैं, तो इनमें भी फ़र्क है। मेटल्स आर मोस्टली लस्ट्रस वाइल नॉन मेटल्स लाइक सल्फ़र एंड कार्बन अपीयर्स डल। एक ये भी फ़र्क है, जो मेटल्स हैं वो शाइनी दिखते हैं, इनमें लस्टर होती है, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं जैसे सल्फ़र है, कार्बन है, वो डल होते हैं, उनमें कोई ना कोई भी शाइनीनेस नहीं होती। द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज एलिमेंट इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। कहता अब इन एलिमेंट में फ़र्क इसलिए है कि उनसे उनके जो एटम्स हैं जो मिलकर एलिमेंट को बना रहे हैं, एक्चुअल में फ़र्क उन एटम्स के अंदर होता है। अब हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो इससे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला है हिस्टोरिक डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक थ्योरी, कि एटम के बारे में पहले लोग क्या समझते थे। द आइडिया ऑफ एटम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन ग्रीस व्हेन द फिलोसोफर डेमोक्रेटस डिक्लेयर्ड दैट ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जो सबसे पहले एटम का आइडिया ना वो ग्रीस के अंदर एक फिलोसोफर था जिसका नाम था डेमोक्रेटस, उसने दिया था। उसने कहा था कि जितना भी हमारे इर्द गिर्द मैटर है ना वो सारा का सारा छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है। ही नेम दिस पार्टिकल एज एन एटम। उसने इस पार्टिकल को एटम का नाम दिया। अ पार्टिकल डेट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। और उसने ये भी कहा था कि एटम को मज़ीद छोटे हिस्सों में ब्रेक नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब इसके बाद एक नया नज़रिया आया डाल्टन का। इन द अर्ली 1800s इंग्लिश केमिस्ट जॉन डाल्टन कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स विद कंपाउंड। कहता है कि डाल्टन ने ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए मुख्तलिफ कंपाउंड्स के साथ, प्रोवाइडिंग कंक्रीट एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स एंड लेइंग द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो उसने इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में कुछ ऐसे प्रूफ हमें प्रोवाइड किए कि जिससे ये साबित होता था कि हर चीज़ एटम्स की बनी है। तो इस तरह से उसने ना अपनी एक एटॉमिक थ्योरी पेश की। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अभी तक लोग ये समझते थे कि एटम को मज़ीद हम ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए जिससे ये पता लगा कि नहीं, एटम के अंदर भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं। तो अब उसकी तरफ हम जा रहे हैं। इन द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट वर ट्राइंग टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एंड रिड्यूस्ड प्रेशर। कहते 19वीं सदी के आखिरी सालों में ना साइंसदान मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे जो गैसेस है ना किसी तरह उनके अंदर से ना हम करंट को पास करें। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। इन एक्सपेरिमेंट्स को उन्होंने नाम दिया था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जिस ट्यूब के अंदर ये एक्सपेरिमेंट हो रहे थे उसका नाम था डिस्चार्ज ट्यूब। दे डिस्कवर्ड दैट एटम्स आर नो लॉन्गर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, रादर देयर एग्जिस्ट पार्टिकल्स दैट आर इवन स्मॉलर देन एटम्स। तो इन एक्सपेरिमेंट के दौरान उनको ना ये बात डिस्कवर हो गई कि नहीं, एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स है ना वो एटम्स भी मज़ीद पार्टिकल्स के बने हुए हैं, जिसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। In other words, atoms are composed of negatively charged particles called electrons and positively charged particles called protons। तो कहते हम कह सकते हैं कि एटम जो है ना वो जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जिनको हमने इलेक्ट्रॉन्स कहा था उनके बने हुए हैं, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन, जो उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है
उनको कहते हैं प्रोटॉन। इट वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटॉन इज़ 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। और ये भी पता लगा कि जो प्रोटॉन है ना, उसका मैस 1836 गुना ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, यानी कि वो हैवी है इलेक्ट्रॉन से। अब आप डायग्राम में देखें तो आपको तीनों चीज़ें नज़र आ रही हैं, प्रोटॉन भी, न्यूट्रॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी। नेक्स्ट है एविडेंस फॉर चार्ज पार्टिकल्स। अब इस चीज़ का क्या सबूत है कि जो एटम में पार्टिकल्स मौजूद हैं वो चार्ज्ड हैं, यानी कि उन पर कोई ना कोई चार्जेस मौजूद हैं। कहता है इनर डिस्चार्ज थ्रू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वाज ascertained because of their deflection towards the positive plate in an electric field. Similarly, the presence of positively charged particles was confirmed due to their deflection towards the negative plate. अब हमें ये बात पता है कि जो ऑपोजिट चार्जेस है ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। मसलन जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को खींचता है और नेगेटिव है पॉजिटिव को खींचेगा। कहता है अगर हम उन चार्जेस को जो एटम में मौजूद है ना, दो प्लेट्स के दरमियान रखें, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट हो, और हम उसके दरमियान से उन पार्टिकल्स को मूव करवाएं, तो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा ना, वो मूव कर जाएगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर जाएगा नेगेटिव प्लेट की तरफ। अब आप अगर नीचे डायग्राम देखें तो उसमें प्रोटॉन भी निकल रहा है और इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा है। अब प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव, तो वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, ऊपर नेगेटिव प्लेट की तरफ। और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज होता है नेगेटिव, तो वो नीचे मूव कर रहा है पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अब न्यूट्रॉन को देखें ना तो वो सीधी लाइन पास कर रही है, यानी कि उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रही, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए वो किसी भी प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है और प्रोटॉन्स है, इनकी डिस्कवरी, इनका जो दरियाफ्त है ना, वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हुई थी। उन एक्सपेरिमेंट्स को हमने नाम दिया था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो पहले हम देखते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है। अ डिस्चार्ज ट्यूब इज़ अ हार्ड ग्लास ट्यूब प्रोवाइडेड विद 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स एंड अ वैक्यूम पम्प टू इवैक्यूएट द गैस प्रेजेंट इन इट। कहता जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है ना, ये एक शीशे की बनी ट्यूब होती है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको एक कैथोड इलेक्ट्रोड नज़र आ रहा है और जो एनोड। कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, और एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। और इसके साथ हमने एक वैक्यूम पम्प भी लगाया। वैक्यूम पम्प का मकसद क्या होता है कि हमने एयर को अगर उसमें से कम करना है, एयर का प्रेशर कम करना है, तो उसके लिए वैक्यूम पम्प यूज़ होता है। नेक्स्ट वो कहता है व्हेन अ वेरी हाई वोल्टेज इज़ अप्लाइड टू अ गैस एट अ वेरी लो प्रेशर प्रेजेंट इन अ ग्लास ट्यूब। कहता अगर हम उस ग्लास ट्यूब के अंदर गैस को फिल करें और उसका प्रेशर कम कर दें, फिर हम उन प्लेट्स को ना बैटरी के साथ कनेक्ट करें और एक हाई वोल्टेज का करंट पास करें, then the glass surface behind the positive electrode started to glow due to the rays emitted from the cathode। तो हुआ क्या था कि जब उन्होंने ये काम किया तो कैथोड रेज निकली कैथोड से और वो ट्रैवल करना शुरू हो गई एनोड की तरफ। वहाँ जाकर जब वो उस जो ट्यूब है हमारी उसकी दीवार से टकराई ना, तो वहाँ पे जाकर उन्होंने ग्लो प्रोड्यूस किया, एक रोशनी सी या चमक पैदा की। इस वजह से दीज रेज वर नेम्ड एज कैथोड रेज। इसी वजह से उन रेस को कैथोड रेस का नाम दिया, क्योंकि ये कैथोड से निकली थी और ये एनोड की तरफ मूव की थी। वहाँ जाकर वहाँ ग्लास की जो ट्यूब है ना उससे ये टकराई, तो इन्होंने वहाँ पे जाके चमक प्रोड्यूस की। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इन नेचर ऑफ कैथोड रेस की। जो कैथोड रेस है इनकी नेचर क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। कहता है इन 1897 ब्रिटिश फिजिस्ट जोसेफ जॉन थॉमसन studied the properties of cathode rays by passing them through the oppositely charged electric plates। कहता उसने इनकी नेचर को स्टडी किया कि पता लगाया जाए कि ये इसकी नेचर क्या है, इसमें चार्ज कौन सा है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है या इन पे कोई चार्ज थे। तो उसने क्या किया, इनको इलेक्ट्रिक प्लेट्स के ज़रिए उनमें से पास किया। इट वाज ऑब्जर्व दैट कैथोड रेज बेंट टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज प्लेट शोइंग दैट दे कैरी नेगेटिव चार्ज। अब हुआ क्या, जब उसने 2 प्लेट्स के दरमियान से इसको गुजारा ना, तो ये प्लेट डाइवर्ज कर गई पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अभी हमने पहले डिस्कस किया है कि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव किया, इसका मतलब इन पे खुद पे क्या था, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से ये साबित हुआ कि जो कैथोड रेज है वो एक्चुअली में नेगेटिवली चार्ज्ड है। थॉमसन आल्सो इंस्टॉल्ड 2 मैग्नेट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब एंड नोटिस दैट कैथोड रेज वर आल्सो डाइवर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। उसने फिर क्या किया, मैग्नेट का भी इस्तेमाल किया। उसने मैग्नेट के ना 2 पोल सेट किए
और उसके दरमियान से भी इनको गुजारा, तो उसने देखा कि वहाँ पे भी ना इन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए भी असरअंदाज होती हैं। नेक्स्ट है, थॉमसन यूज्ड द फाइंडिंग्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट द मास टू चार्ज रेशियो ऑफ कैथोड रेज। उसने फिर अपनी जो एक्सपेरिमेंट किया सारा, उसके ज़रिए उसने ना उनकी चार्ज टू मास रेशियो फाइंड की, या मास टू चार्ज रेशियो फाइंड की, मतलब उसका ये चेक किया कि कितने मास के अंदर कितना चार्ज मौजूद होता है। उसको कहते हैं मास टू चार्ज रेशियो, विच फाइनली प्रूव्ड दैट द कैथोड रेज इनफैक्ट नेगेटिवली चार्ज मटीरियल पार्टिकल। तब पता लगा कि ये जो रेज है ना, एक्चुअली में इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स की एक्सट्रीम है, और इलेक्ट्रॉन्स पे हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज होते हैं। दीज पार्टिकल्स वर लेटर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। बाद में पता लगा कि ये एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, इनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। इट वॉज ऑल्सो शोन दैट इलेक्ट्रॉन्स आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। बाद में ये भी साबित हो गया कि जितने भी एटम्स हैं ना, जितने भी एटम्स, सब के सब एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, कि प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ। कहता है, द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम हैड बीन फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय गोल्डस्टीन इन 1886। कहता है गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट था, उसने फर्स्ट 1886 में इनको डिस्कवर किया कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। इट वाज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैविंग सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। कहता है कि जो एटम है ना, हमें ये बात पता थी तब कि एटम जो है ना वो न्यूट्रल होता है, यानी कि जितने उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे उतने ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी मौजूद होंगे। तब तक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके थे, जिनको बाद में हमने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिस्कवर नहीं हुए थे। तो 1886 में पहली दफ़ा इनको डिस्कवर किया गया। कैसे डिस्कवर किया गया? ही परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद अ ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग अ परफोरेटेड कैथोड। कहता उसने जो यही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन इस दफ़ा ना उसने जो कैथोड था उसके अंदर कुछ होल्स कर दिए, इसलिए उस कैथोड को नाम दिया गया परफोरेटेड कैथोड, क्योंकि उसके अंदर कुछ सुराख किए गए थे। A new type of rays were produced from the anode which moved towards the cathode। जब उसने ये काम किया ना, तो उसने देखा कि एक नई किस्म की रेस प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। वो रेस जो है ना वो उल्ट मूव कर रही थी, यानी कि वो मूव कर रही थी एनोड से कैथोड की तरफ। ही कॉल्ड दीज रेज एज कैनाल और एनोड रेज। तो इसने उन रेज को कैनाल रेज या एनोड रेज का नाम दिया, क्योंकि ये एनोड से निकल रही थी और वो उन सुराख में से पास करके गुजर रही थी। नेक्स्ट है नेचर ऑफ कैनाल रेस, के कैनाल रेस की नेचर कैसी है। द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेस सीम टू वेरी डिपेंडिंग ऑन द गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज। कहते हैं जो कैनाल रेस है इनकी नेचर डिपेंड करती है उस गैस के ऊपर जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद है। इनफैक्ट व्हाट ही डिस्कवर्ड वाज गैस आयंस एंड दिस आल्सो इंक्लूडेड हाइड्रोजन आयंस। कहता असल में वो जो कैनाल रेस डिस्कवर हुई थी ना, वो एक्चुअली में गैस के आयंस से, वो गैस जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल थी ना, ये उस गैस के आयंस थे जो कि कैनाल रेस की फॉर्म में मूव कर रहे थे। अब ये बने कैसे थे? हमने कैथोड रेस को पढ़ा है कि वो मूव कर रही थी। अब वो कैथोड रेस ना गैस के साथ टकराई थी, और गैस के एटमों से उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया था। तो जब एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं या ऐड होते हैं, तो वो आयंस बन जाते हैं। तो जब एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकले तो पीछे बच गए आयंस, और उन आयंस पर था पॉजिटिव चार्ज। तो वो आयंस फिर मूव करना शुरू हो गए नेगेटिव प्लेट की तरफ, जिसको हमने नाम दिया कैथोड। तो इसलिए इनको हमने नाम दिया है कैनाल रेस, क्योंकि ये कैथोड के अंदर से गुजर के दीवार के साथ टकरा रही थी। गोल्डस्टेन एट दैट टाइम न्यू नथिंग अबाउट इट सिग्निफिकेंस। उस वक्त गोल्डस्टेन को इनकी अहमियत के बारे में मालूम नहीं था। इन 1917 रदरफोर्ड परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स which proved that the hydrogen nucleus is present in other nuclei। अब हाइड्रोजन न्यूक्लियस का क्या मतलब है? हाइड्रोजन न्यूक्लियस का मतलब है प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के अंदर ना एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, और हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। तो उसने ये बात साबित की थी कि जो जितने भी न्यूक्लियस है ना, किसी भी एलिमेंट के ले लें, उन सब न्यूक्लियस के अंदर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस मौजूद है। यानी कि वो ये कहना चाह रहा था कि उन सब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स मौजूद हैं। Rutherford thought that a hydrogen nucleus or a proton must be the fundamental building block of all the nuclei and also possibly a new fundamental particle as well।
तो उसने ये बात साबित की थी कि जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स हैं, उन सब के अंदर जो बुनियादी है, जो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो है ही है, उस इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन भी एक बुनियादी पार्टिकल है जो कि उस एटम को बनाता है। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब इस टॉपिक के अंदर उसने डिस्कवरी को नहीं एक्सप्लेन किया, बस उसने ये बताया कि बाद में न्यूट्रॉन्स भी डिस्कवर हो गए। लेटर ऑन इन 1933 अनदर पार्टिकल न्यूट्रॉन वाज आल्सो डिस्कवर्ड। कहता है 1933 में तीसरा पार्टिकल भी डिस्कवर हो गया जिसका नाम था न्यूट्रॉन, विच इज़ नोन टू कैरी नो चार्ज, और इस पर कोई भी चार्ज नहीं था। जैसे इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज था, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज था, तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं था, वो न्यूट्रल था। द mass ऑफ न्यूट्रॉन इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज डेट ऑफ प्रोटॉन। इसका जो मैस था वो प्रोटॉन के मैस के तकरीबन बराबर था। नेक्स्ट है दीज थ्री पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वर गिवन द नेम फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड आर शोन टू बी प्रेजेंट इन ऑल द एटम्स एक्सेप्ट ऑर्डिनरी हाइड्रोजन विच डज नॉट हैव अ न्यूट्रॉन। कहता था अब ये बात साबित हुई कि अब 3 बेसिक पार्टिकल्स होंगे हर एटम के अंदर, नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन और नंबर 3 न्यूट्रॉन्स। तो जितने भी एटम्स हैं ना, उन सब के अंदर ये तीनों पार्टिकल्स मेन है जो कि उस एटम को बनाएंगे, सिवाय इसमें एक हाइड्रोजन की एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन मैंने आपको बताया कि उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। तो हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। It was however also shown that the number of these particles is different in different atoms। फिर ये बात भी साबित हुई कि मुख्तलिफ एटम्स के अंदर, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के मुख्तलिफ एटम्स के अंदर इनकी तादाद डिफरेंट है। जैसे आयरन के एटम के अंदर ये मुख्तलिफ तादाद में होंगे, सोडियम के एटम्स के अंदर ये मुख्तलिफ तादाद में होंगे, कार्बन के एटम्स के अंदर इनकी तादाद डिफरेंट होगी, तो ये चेंज होगी तादाद। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दीज पार्टिकल्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अरोज एज टू हाउ दीज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ टाइनी प्लेस कॉल्ड एटम। अब हमने ये तो डिस्कवर कर लिया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है। अब हमें ये भी बात पता लगानी है कि ये अरेंज कैसे हैं, ये किस फॉर्म में मौजूद है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पड़े हैं, प्रोटॉन कहाँ पे पड़े हैं, न्यूट्रॉन्स कहाँ पे पड़े हैं। तो कहता है उस वक्त फिर ये तलाश शुरू होगी। इन अदर वर्ड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक्चुअली में अब हमें मालूम करना है कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। लॉर्ड रदरफोर्ड इन 1911 प्रोवाइडेड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम में अरेंज कैसे हैं। तो कहता है इस चीज़ का जवाब रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए दिया। ही कैरिड आउट अ रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट इन विच ही हिट अ स्ट्रीम ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल्स टू अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल। अब उसने गोल्ड है ना, उसकी एक इंतहाई बारीक लेयर जिसको फॉइल कहते हैं वो ली, और उस पर उसने ना कुछ ख़ास किस्म के अल्फ़ा पार्टिकल्स को जाके स्ट्राइक करवाया। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूडेड दैट एन एटम हैज़ 2 पोर्शंस। अब उसने जब सारा एक्सपेरिमेंट किया ना, तो उसने जितनी भी चीज़ें ऑब्ज़र्व की, उसके बाद उसने एक फ़ैसला दिया, एक रिज़ल्ट निकाला कि एटम जो है ना उसके अंदर 2 पोर्शन है। पहले आप एक्सपेरिमेंट अगर आप दो ऊपर देखें तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो रेज़ आपस में आ रही हैं उधर, तो वो एटम के साथ टकरा कर कुछ सीधी जा रही है, कुछ जो है वो टकरा कर वापस जा रही हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट से उसने ये बात साबित की कि एटम जो है ना उसके अंदर 2 मेजर पोर्शंस हैं। एट टाइनी सेंट्रल पोर्शन विच ही कॉल्ड एज न्यूक्लियस, के एटम का जो सेंटर वाला पोर्शन है ना जो कि बहुत छोटा है, उसको कहते हैं न्यूक्लियस। एंड अ रिलेटिवली लार्ज एरिया सराउंडिंग दिस विच ही कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, और जो उसके इर्द गिर्द में बाकी एरिया है जो कि ज़्यादा है, वो एम्प्टी एरिया है, और उसको उसने नाम दे दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन के, ये न्यूक्लियस से बाहर वाला एरिया है। It was also discovered that almost all the mass of an atom is concentrated in the nucleus। कहता बाद में ये भी पता लगा कि एटम का जो टोटल मास है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो एटम के सेंटर में यानी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। बिकॉज बोथ द हैवी पार्टिकल्स डेट इज़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन एयर। अब सारा का सारा मास न्यूक्लियस में क्यों मौजूद है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एक्चुअल में मास, इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत थोड़ा है। तो हमें ये बात साबित हुई कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नहीं है, वो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं। तो ये एटम का स्ट्रक्चर खुलकर सामने आया। इन द न्यूक्लियस दीज 2 पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
और जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ये जो पार्टिकल्स है ये आपस में एक फोर्स के ज़रिए मौजूद है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लास्ट में उसने एक कंपैरिजन दिया तीनों पार्टिकल्स का, उनके चार्जेस का और उनके मास का। अगर आप देखें इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, अब उस चार्ज की वैल्यू क्या है, वो है -1.602 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू है और उसका मैच कितना है 9.109 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻31। इनके इंतहाई ज़्यादा कम इसका मैच है। उसके बाद प्रोटॉन पर हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसकी वैल्यू भी एग्जैक्टली वही है जो इलेक्ट्रॉन की है, सिर्फ उसके साइन का फ़र्क है। और अगर इसका मैथ देखें तो वह है 1.673 इंटू 10⁻⁻27, यानी कि इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा मैथ है इसका। और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो उस पर चार्ज हमने कहा वो 0 है, वो न्यूट्रल होता है और उसका मैथ तकरीबन प्रोटॉन के बराबर है। तो आप देखें तो सिर्फ 0.002 का फ़र्क है, बाकी उसका मैथ प्रोटॉन के बराबर है। नीचे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लिखी है कि ऑल्दो द न्यूक्लियस इज़ लेस देन 100,000 ऑफ द साइज ऑफ एटम। कहता है जो एटम का टोटल साइज़ है ना उसका 100,000 टाइम्स जो है ना, यानी 1,00,000 कम उसका न्यूक्लियस का साइज़ है। इट कंटेन्स मोर देन 99.9% ऑफ द मास ऑफ एटम। लेकिन फिर भी उसके अंदर जो एटम का टोटल मास है उसका 99.9% मास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लेक्चर में हमने चारों डिस्कवरीज पढ़ी हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।